नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्लानिंग मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। इस हफ्ते वफाकी हुकूमत ने कम से कम दो बहुत ही अहम फैसले लिए हैं। एक तो वो फैसला जहां तहरीक लबैक पाकिस्तान को बैन करने का फैसला वफाकी काबीना ने जिसकी मंजूरी दे दी है, और दूसरा जिससे बराह रास्त असद उमर साहब का ताल्लुक़ है, और वो है पाकिस्तान में एक बार फिर सेंसस कराने का, राय शुमारी कराने का फैसला किया गया। इन दोनों इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। असद उमर साहब, मुझे ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब, मुख्तसरन मुझे ये बताएं कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, प्राइम मिनिस्टर ने मंजूरी दे दी, इंटीरियर मिनिस्टर और पंजाब हुकूमत ने समरी फॉरवर्ड की कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को बैन कर दिया जाए, और ज़ाहिर है इसे वेलकम भी बहुत किया गया है पाकिस्तान के पढ़े लिखे तबकों की तरफ से। लेकिन हुकूमतें एंटिटीज़ को या सियासी जमातों को या सियासी इकाइयों को बैन तो करती रही हैं इससे पहले भी। ये कोई मौसर हल नहीं है। मौसर हल के तौर पे आपकी हुकूमत की क्या थिंकिंग है कि एक ऐसी इकाई, सियासी इकाई, एक ऑर्गेनाइजेशन जो सड़कों पे वायलेंस करती है और माशरे की डायरेक्शन ही को बदलने की कोशिश कर रही है, उसका रास्ता रोकने के लिए हुकूमत और या सियासी जमातों को क्या करना होगा? देखिए, जिस चीज़ के ऊपर तहरीक लबैक जो है वो एक अवाम की नज़रों के अंदर आई और जो उनकी एक शनाख्त बनी, वो था नामूस रिसालत का जो मुद्दा है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान में दो राय है कोई नहीं। पाकिस्तान में जो मुसलमान सारी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन शायद जो शिद्दत से मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक पाकिस्तान का मुसलमान करता है, शायद ही दुनिया में और कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पे इतनी आपको अकीदत देखने को मिलती हो। मगरबी दुनिया जो है वो दोहरा मेयार अपनाए हुए है, और वहाँ पे हम देखते हैं वक्तन फ़वक्तन एक कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से तौहीन रिसालत तो होते हुए हमें नज़र आती है, और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचते हुए भी नज़र आती है। आज से पहले, ये इमरान खान की हुकूमत आने से पहले तो हम ये देखते थे कि हुकूमतें जो हैं वो उसके बारे में कोई मौसर चीज़ कर नहीं सकते थे सिवाय इसके कि वो को मज़म्मती बयान दे दें। इमरान खान साहब की हुकूमत ने और इमरान खान ने ज़ाती तौर पर एक इस इशू को ग्लोबल स्टेज पे उठाया। वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उन्होंने इस इशू को उठाया। इस्लामी ममालिक के जो ऑर्गेनाइजेशन है OIC में पहली दफ़ा एक मुतहद होकर एक आवाज़ उठाई गई, और एक दुनिया में जो मगरबी दुनिया के साथ है एक बातचीत शुरू की गई, एक डायलॉग शुरू किया गया, और अपने एक मुनज़्ज़म तरीके से अपना जो हमारा बयानिया है, जो हमारा मौक़िफ़ है, उसको बड़ा भरपूर तरीके से किया गया। तो उस बुनियादी चीज़ के ऊपर तो कोई इत्तेफाक, कोई दो राय है नहीं। तो इसलिए ये कोई सियासी मसला तो है नहीं कि किसी को कोई सियासी हकूक़ नहीं मिल रहे, कि बलोचों को जो है कि वो जमहूरी हकूक़ नहीं मिल रहे। असद उमर साहब, ये आप इसको एक सही डायरेक्शन में इस डिस्कशन को ले आए हैं। मेरा इस पे एक अब सवाल ये बनता है, ये बिल्कुल सही है कि जो इंस्टिगेशन मिल रही है तहरीक लबैक पाकिस्तान को, वो पार्लियामेंट में हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इंस्टिगेशन मिल रही है वो बैनुल-अक़वामी हालात की वजह से मिल रही है। फ्रांस में, यूरोप के किसी और हिस्से में, ये डेनमार्क में कुछ हो रहा है, जिसके नतीजे में वो इश्ताल में आते हैं और आवाम को इश्ताल मिलता है। अब ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस पर स्टैंड लिया, आपकी हुकूमत पहली हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आपकी जमात इस पर स्टैंड लेती। जब तक यूनाइटेड नेशन के थ्रू कोई स्ट्रक्चर्ड प्रपोजल लेकर आप नहीं आएंगे कि दूसरे मुल्क, दुनिया श्रिंक हो गई है और इन ममालिक में किसी भी जगह पे ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरे ममालिक में लोगों को इश्ताल मिले, तो जब तक ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आप लेकर आ सकेंगे, इसका कोई हल तो नहीं निकाल सकेंगे। बैन तो कोई हल ही नहीं। जी बिल्कुल सही बात है कि देखें, हमने जो है जो केस लड़ा वहाँ पे वो सिर्फ जज्बात का नहीं है। हमने जो यूरोप के कवानीन हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, वहाँ पर जो लोग बसते हैं उनकी दिलाजारी ना हो उसके लिए जो कवानीन बनाए गए, हमने वो सारे हवाले इस्तेमाल किए। और इसीलिए हमने कहा कि अकेले अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो एक हद तक ही उसका असर होगा। इसीलिए ये ज़रूरी समझा गया कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाए, सारी मुस्लिम दुनिया को इसके ऊपर यकजा किया गया। पहली दफ़ा एक यूनानिमस रेजोल्यूशन वहाँ से OIC के प्लेटफॉर्म से गई है, और इसके ऊपर अभी मजीद फॉलोअप हो रहा है, काम हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने
आपस में एक दूसरे के सर फाड़ कर और गाड़ियां तोड़ के तो इस मसले का हल नहीं निकलेगा ना अपने मुल्क के अंदर। अगर हम चले किसी वजीर को बाहर भी भेज देंगे तो उसके वजीर के बाहर जाने से हमारी दिल की भड़ास तो शायद निकल जाए, लेकिन वहां पर तो कुछ नहीं रुकने वाला। तो असल चीज तो यह है कि कौन हकीकी माने में ये जो हर चंद सालों के बाद एक शोशा खड़ा होता है और तौहीन रिसालत हमें देखने में नजर आती है, कौन हकीकी माने में ठोस इकदाम करने को तैयार है और कर रहा है जिससे इस मसले को जड़ से इसका हल किया जाए, और उस हल के लिए जो भी साथ आना चाहता है। अब आपने जो बैन की बात की, मेरे ख्याल में हुकूमत के पास शायद कोई चॉइस उसलिए नहीं बची थी कि जिस तरीके से रियासती इदारों को जिस तरीके से उनको हमले का निशाना बनाया गया, 600 से ज़्यादा पुलिसमैन इंजर्ड हुए हैं, अस्पतालों के अंदर सैकड़ों इस वक्त पुलिस वाले बैठे हुए हैं। इनमें से कोई पुलिस वाला जो है ये फ्रांस की हुकूमत का हिस्सा नहीं है, इनमें से कोई भी जो है वो खुदा न खास्ता तौहीन रिसालत का मुर्तकब नहीं है। शायद इस वजह से कोई हुकूमत के पास इस वक्त चॉइस नहीं बची और उन्होंने ये फौरी तौर पर यह कदम उठाया। अच्छा असद उमर साहब, मैं अब दूसरे इशू की तरफ चलता हूं जो इस हफ्ते आपने एक अहम ऐलान किया और एज प्लानिंग मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपका उससे बराह रास्त डायरेक्टली ताल्लुक है। वो है कि आपकी हुकूमत ने दोबारा पाकिस्तान में सेंसस यानी राय शुमारी कराने का फैसला किया। मेरा सवाल आपसे ये है, क्यों आपकी हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची कि 2017 का सेंसस नाकाफ़ी है और दोबारा एक सेंसस करवाना पड़ेगा? देखिए मोहित, जो सेंसस होता है, ये मरदमशुमारी होती है, वो बुनियाद बनती है बहुत ही अहम कौमी फ़ैसलों की। आपकी असम्बलियों के अंदर नुमाइंदियाँ क्या होनी है वो भी उसका इन्हिसार इसके ऊपर है। आपको वसाइल का बंटवारा जो होना है नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के ज़रिए, उसका भी दारोमदार जो है इसके ऊपर होता है, इन्हिसार इसके ऊपर होता है कि मरदमशुमारी के क्या नताइज आपके सामने आए हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बहुत अहम मुज़मरात हैं। इतने बड़े फ़ैसले में अगर तमाम इकाइयाँ जो हैं वो मुतमईन नहीं हैं और ज़्यादातर इकाइयों से आवाज़ उठ रही है कि वो समझते हैं कि ये जो मरदमशुमारी की गई है इसके नताइज जो आए हैं वो काबिल कबूल नहीं है, सिंध में से आवाज़ें उठी, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, तो ये मुल्क की यकजहती के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमने कहा कि इसको यहीं पर छोड़ दिया जाए और अगले 10 साल के बाद जो है वो मरदमशुमारी कराई जाए। ये अच्छा फ़ैसला नहीं होगा। बदकिस्मती से हम यहाँ पे पहुँचे क्यों? क्योंकि 2017 में सेंसस हुआ, नवंबर 2017 के अंदर एक फ़ैसला किया, जब आवाज़ें उठनी शुरू हुई तो फैसला हुआ कि एक ऑडिट किया जाएगा। पहले एक फ़ैसला हुआ 1% का ऑडिट, फिर आया 5% के ऑडिट का। ये मुश्तरका मुफादात की काउंसिल ने फैसला किया। वही मुश्तरका मुफादात की काउंसिल 27 मई को, अभी हमारी हुकूमत नहीं है, ये पुरानी हुकूमतें चल रही हैं, वो फैसला करती है कि ये जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक जो शुमारियात का इदारा है जो कह रहा है कि क्यों ऑडिट नहीं हो सकता, ये ठीक कह रहा है। अच्छा, ये 2000 वो ऑडिट अभी तक नहीं हुआ वैसे 5% का की 27 मई को वो कहते, और वो सही कह रहे हैं कि जब इतने महीने गुजर जाए तो वो ऑडिट जो है वो लामानी एक चीज बन जाती है। और उन्होंने वो सियासत हो रही थी। मैं फिर दोबारा याद दिलाऊं कि ये जो सिंध में जो इस वक्त मुखालफत आई है, जो सेंसस कराया जाता है, मरदमशुमारी कराई जाती है, वो जमीन के ऊपर तमाम का तमाम काम जो है वो सूबाई हुकूमत करती है और ऊपर से वो नीचे पटवारी से शुरू होता है काम और ऊपर मिनिस्टर तक पहुंचता है। सिंध की तरफ से क्या रेजिस्टेंस आई? सुपरविजन करता है। सिंधी ने तो पहले भी सेंसस की मुखालफत की 2017 की। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान ने तो तस्लीम कर लिए, रिजल्ट साइन कर दिए। सिंध ने मुखालफत की 2017 के सेंसस। मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि सिंध ने अभी जो मुखालफत की, बाकी तो सब मान गए कि ये फैसला दुरुस्त है। और वे क्या मान गए? सब ये कह रहे हैं कि हाँ इसके अंदर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसका हल क्या है? उसका हल जो है वो कोई ऑडिट नहीं हो सकता। ये सब मान गए कि अब जो है इतने गैप के बाद, इवन 2017 की मई में, 2018 की मई में ये फैसला हो गया था कि अब इतना गैप आ गया कि ऑडिट इसका हल नहीं हो सकता। तो फिर हल क्या है? हल उसका है एक नया सेंसस। नया सेंसस करने के लिए जब तक हम पुराने सेंसस को या मंजूर ना कर दें या उसको मुस्तरद ना कर दें तो नया सेंसस नहीं हो सकता। जाहिर है। तो आप क्या करेंगे? उसको मुस्तरद करेंगे? फैसला ही नहीं किया तो अगला, तो वो इसलिए फैसला यह किया गया कि अगर हम उसको मुस्तरद करते तो जब तक अगला सेंसस मुकम्मल नहीं होता, इसमें छोटे सूबों की तनासब बड़े हैं, यानी उनको वसाइल ज़्यादा मिल सकते हैं, उनकी नुमाइंदगी इसी बुनियाद के ऊपर। अबूरी जो फैसला किया गया था 2018 में, अगर आपको याद हो, सीटें बड़ी थी, पंजाब की सीट्स कम हुई थी, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सीट्स बड़ी थी।
इसलिए हमने कहा कि अगर हम इस वक्त इसको मुस्तरद कर देते तो हम 1998 के सेंसस पे चले जाते तो ये नुमाइंदगी कम हो जाती और इसी तरीके से वसाइल के अंदर जो उनका हिस्सा है वो भी कम हो जाता, बशमूल सिंध की नुमाइंदगी भी कम हो जाती है और सिंध की हुकूमत जो है वो सियासत हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। तो उन्होंने जो मुखालफत इस बात की है कि सिंध को ज्यादा हिस्सा क्यों मिल रहा है ठीक है ना। तो हमने ये फैसला किया और हमने पहले से कमेटी बना दी थी, फौरी तौर पर नया सेंसस कराया जाएगा। ये मुश्तरका मुफादात की काउंसिल ने फैसला कर लिया है। उस सेंसस के अंदर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। आलमी दुनिया के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं मरदमशुमारी की, उनको इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे अहम चीज़ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको शुरू से साथ लेके चला जाएगा। लेकिन फौरी तौर पे तो आप नहीं करवा रहे, आप तो प्रोसेस शुरू कर रहे हैं असद उमर साहब 2021 में और 2023 तक उसको खींच रहे हैं। सेंसस तो 15 दिन में भी डाटा इकट्ठा हो सकता है। सर नहीं, ये सर ये माजरत के साथ 15 दिन में कोई सेंसस, अगर आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है ज़रूर बताइए। 2021 यही साल है, इसी साल में हम शुरू कर रहे हैं। इस वक्त उनका जो फ्रेमवर्क है, जो बुनियादी के नया सेंसस कैसे कराना है, 6 से 8 हफ्ते के अंदर वो आ जाएगा मुश्तरका मुफादात की काउंसिल के सामने। वो इस पर फैसला कर देंगे। बजट के अंदर अगले साल के 21-22 का जो बजट बन रहा है उसके अंदर पैसे रख दिए जाएंगे और अंदाज़ा ये है कि अक्टूबर के महीने तक इसके ऊपर सेंसस फील्ड में चला जाएगा और फील्ड में सेंसस पे काम होना शुरू हो जाएगा। 18 माह का अरसा दरकार है, यानी आप समझ लें तकरीबन मार्च 2023 तक हमारे पास हतमी नताइज आ जाएंगे। उसकी बुनियाद के ऊपर मुश्तरका मुफादात काउंसिल मंजूरी दे देगी और जो 2023 का इलेक्शन है वो इस नए सेंसस की बुनियाद पर हल्काबंदियां होंगी और इसी बुनियाद के ऊपर फिर इलेक्शन कराया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि ये तमाम सेंसस के जो रिजल्ट्स और नताइज हैं उसके नतीजे में 2023 के इलेक्शन से पहले डीलिमिटेशन सिंध में हो जाएगी, नई हल्काबंदियां बन जाएंगी, ये आप कह रहे हैं अगर मैं सही समझ? सारे पाकिस्तान, जी सारे पाकिस्तान में, सिर्फ सिंध नहीं, सारे पाकिस्तान के अंदर जो एक सेंसस है। और जैसे मैंने कहा कि उम्मीद ये है कि क्योंकि इस दफ़ा हम सबको साथ लेके पहले से चलेंगे और शफाफ तरीके से करेंगे, ताकि ये ना हो कि सिर्फ रिजल्ट जब आए तो जब लोग एहतजाज करें, वो पूरा प्रोसेस भी शफाफ होगा। इसलिए उम्मीद है कि इस दफ़ा जो है ये इतनी जो लोगों में शकूक व शुबाक पैदा हुए वो नहीं होंगे और एक मुल्क जो है वो एक यकजहती के साथ आगे चल सकेगा एक अहम मामले के ऊपर। और दोबारा मैं दोहरा दूं, हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या मुस्तरद या मंजूर। अगर हम मुस्तरद करते तो हम 1998 के मरदमशुमारी पे चले जाते, यानी सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी भी कम हो जाती और वसाइल में उनका हिस्सा भी कम हो जाता। असद उमर साहब, प्रोफेसर मेहताब करीम एक पाकिस्तानी बड़े प्रोमिनेंट डेमोग्राफर हैं जिनकी PhD ही डेमोग्राफी में है और उन्होंने इसके बारे में लिखा भी है। 2017 के ऊपर उन्होंने मोनोग्राम लिखे हैं, उसको क्रिटिसाइज़ किया। उनसे मेरी बात हो रही थी, वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश ने जो एग्जैक्ट इन्यूमरेशन है सेंसस की वो 15-15 दिन में मुकम्मल की है। तुर्की ने 1 दिन में की, कर्फ्यू लगा कर को। और ये जो है इतना जो बड़ा प्रोसेस पाकिस्तान में कर रहे हैं, ये बहुत डिलेड इफेक्ट है। इसको जल्दी और तेज़ी से होना चाहिए, इसको 2022 में मुकम्मल होना चाहिए ताकि आगे का काम मुकम्मल हो सके। अच्छा सर, ये जो अभी सिफारिशात आ रही हैं इसके अंदर भी जो पाकिस्तान में जो डेमोग्राफर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्हीं की कमेटी बनाई गई थी। मेहताब करीम साहब का मुझे भी मैसेज आ गया है, प्रॉब्ली मैं उनको इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते जो है उनसे मेरी मुलाकात भी हो रही है। और अगर 15 दिन में हो सकता है तो हम क्यों नहीं 15 दिन में कराएंगे। हम तो चाहते ये रिमेंबर, ये देखें, ये मसला मैं सिर्फ याद दिला दूं, मसला खड़ा किया हुआ है पिछली हुकूमतों का। पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की वफाक की हुकूमत ने मिल के ये सिंध के रिजल्ट्स दिए हैं, जिसके ऊपर एतराज आज उठाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ मसले का हल करने जा रही है, हम सिर्फ सियासी बयान नहीं देना चाहते, हम हल करने जा रहे। तो अगर 15 दिन में मुमकिन होगा तो 15 दिन वाला जरूर हम क्यों ना कराएंगे। नहीं तो पिछले सेंसस में जो गलतियां हुई हैं, लेकिन अभी तक आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी निशानदेही नहीं हो सकी, ज़ाहिर ऑडिट नहीं हुआ जब तक जो 2017 के सेंसस के ब्लंडर्स या मिस्टेक्स हैं उस प्रोसेस में, ये स्टेटिस्टिकल एनालिसिस और कैलकुलेशन में क्या गलतियां और कैसे हुई हैं, जब तक उनको आप दुरुस्त नहीं करेंगे अगला सेंसस कैसे ठीक होगा? सर उसके अंदर जो है ना, जो प्रोसेस की गलतियां हैं, जो तरीक़ेकार की गलतियां हैं, वो तो हमारे सामने हैं और उनको किस तरीके से दुरुस्त करना है। और एक जो आलमी मेयार है कि बेहतरीन सेंसस मरदमशुमारी कैसे कराई जाती है, वो तो हम आपको बता सकते हैं। बाकी जो डेटा है वो मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत बहस वाली बात है और उस पर एक से ज़्यादा राय मौजूद हैं। हमारा तो असल बात यह है कि चाहे वो जिस तरह इंसाफ के लिए कहते हैं ना डॉक्टर साहब के, इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। जब 3 इकाइयाँ 4 में से मुल्क की जो हैं वो शकूक व शुबहात का इजहार कर रही हैं,
तो ये एक जमहूरी मुल्क के लिए ये ज़रूरी है कि उन शकूक व शुबात को दूर करने के लिए अगर आपको दोबारा से काम करना पड़े तो आप जिद पे ना अड़े। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूँ कि नहीं जी हम तो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, आप इसी को माने। हम उस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। अच्छा असद सर, लेकिन एक आर्गुमेंट ये भी है कि अगर सेंसस बहुत देर तक होता रहेगा कैलकुलेशन का, तो लोग अपनी जगह तब्दील करते हैं, ओवर काउंटिंग उसकी जो है वो हो सकती है। इसलिए सेंसस का जो अमल है काउंटिंग का, उसको तेजी से होना चाहिए। और भारत जितने बड़े मुल्क में 15 दिन में वो प्रोसेस उन्होंने कंप्लीट किया। सर मुझे भारत के 15 दिन का नहीं पता, लेकिन हमने जो मैंडेट दिया था टीओआर्स को, और मैं फिर दोबारा दोहरा दूं, पाकिस्तान में 1 से ज़्यादा डेमोग्राफी के एक्सपर्ट्स हैं और उन एक्सपर्ट्स की ही कमेटी है। अगर डॉक्टर मेहताब करीम उन एक्सपर्ट्स को कन्विंस कर देंगे तो हमें क्या इतराज, हमें कोई शौक है कि हम 18 महीने तक ये एक्सरसाइज करते रहे। ये जो अभी तजवीज़ आ रही है ये भी एक्सपर्ट्स की ही राय है। तो वो जो एक राय आई है बिल्कुल मुकद्दम है, वो राय उनको भी पूरा सुना जाएगा। और मेरी तो रिकमेंडेशन ये होगी उस कमेटी के साथ हम डॉक्टर मेहताब करीम को खुद ही बिठा दें, साथ ही बैठ के सारे एक्सपर्ट जो भी बेहतरीन क्वेश्चन और ऐसा तरीकेकार सिर्फ उसमें, लेकिन एक चीज है इसमें डॉक्टर मोहित, इसमें सिर्फ जल्दी नहीं हमने करनी, हमने ऐसा भी काम करना है जिसको सब माने कि हाँ वाकई में ये ठीक काम हुआ है। अच्छा, अब इलेक्शन तो आपने इस्लामाबाद से लड़ लिया, लेकिन कराची शहर से आपकी वाबस्तगी रही है उम्र भर। यहाँ मैं हालात देख रहा हूँ, मेरे हाथ में टेबल है जिसमें कंपैरिजन है सेंसस 1998 और 2017 का। हम देखते हैं कि कोयटा सिटी की आबादी 5 लाख कुछ थी 1998 के सेंसस में, वो 10 लाख हो जाती है 2017 के सेंसस में। इस्लामाबाद की आबादी 5 लाख कुछ थी, वो 1998 में, वो ये स्क्रीन पे भी आ रहा है ये, और इस्लामाबाद 2017 में वो 10 लाख से ज़्यादा आ जाती है। हैदराबाद सिटी की आबादी 11 लाख है और वो 17 लाख हो जाती है। मुल्तान सिटी की आबादी 11 लाख तकरीबन 12 लाख है, वो 18 लाख से ज़्यादा हो जाती है, 19 के करीब हो जाती है। पेशावर की आबादी तकरीबन 10 लाख के करीब है, वो 20 लाख के करीब हो जाती है, 19,70,000। गुजरांवाला की आबादी 11 लाख 32 है 98 में, और वो बढ़ के 20 लाख से ज़्यादा हो जाती है। रावलपिंडी की आबादी जो है वो 14 लाख से बढ़ के 20 लाख से ज़्यादा हो जाती है। फैसलाबाद की आबादी 20 लाख से बढ़ के तकरीबन 32 लाख हो जाती है। लाहौर की आबादी जो है वो 51 लाख यानी 5 मिलियन से बढ़ के वो हो जाती है 11 मिलियन, ठीक, उसमें 6 मिलियन का इजाफा। कराची सिटी की आबादी जो है वो 9 मिलियन से बढ़ के सिर्फ 14 मिलियन होती है। ये तो इसकी तो कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इस प्रोसेस में क्या मिस्टेक थी। ये कर लिया आपने? सर मैं डॉक्टर साहब आप मुझे जितना मर्जी पुश कर दें, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि इस बहस से हासिल कुछ नहीं होगा। देखें मैं आपको बताऊं, आप कराची की बात करें, अब आप कराची की बात करते हैं, सर आप उससे बात करें जिसने जिंदगी कराची में गुजारी हुई है। क्या पाकिस्तान में कोई सेंसस हुआ है जिसको कराची वाले मानते हैं कि वो दुरुस्त हुआ है? एक सेंसस मुझे बता दें। क्या ये 2017 का सेंसस जो है ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि कराची को लगा है कि उसको पूरी अपनी नुमाइंदगी नहीं मिली? मुझे एक सेंसस बता दें जहां पे कराची मुतमईन हो कि पूरी नुमाइंदगी मिली है। वो तमाम सेंसस जो हैं वो हतमी बने, कोई तब्दीली नहीं की गई, कोई दुरुस्तगी नहीं करने की कोशिश की गई। ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि वो जिस बात के ऊपर दिहाइयों से कराची एतराज करता आया है उसके ऊपर अमल हुआ है। मैं फिर वही रिपीट करूंगा, ये सेंसस कराया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत ने। तहरीके इंसाफ इसको दुरुस्त करने जा रही है। असद उमर साहब बहुत शुक्रिया, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि बहरहाल एक बहुत बड़ा तारीखी कदम आपकी हुकूमत ने और आपने इस मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग जो है वो उठाया है। इस पर मजीद हम एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम पीपल्स पार्टी, MQM और एक्सपर्ट्स के साथ इसी पे मजीद डिस्कशन करेंगे कि कैसे वो सेंसस किया जाए जिससे कराची और सिंध के लोग जो हैं, अर्बन सिंध के लोग जो हैं, वो मुतमईन हो सके। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, एक ब्रेक लेते हैं। थैंक यू नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले हमने पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब के साथ नए सेंसस के हवाले से बात की और हमने उन्हें मुबारकबाद दी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और हुकूमत पाकिस्तान ने दुरुस्त तो सही फैसला किया कि पाकिस्तान में एक बार फिर एक राय शुमारी और सेंसस करवाना चाहिए, इसलिए कि 2017 के सेंसस से बहुत से जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मुतमईन नहीं थे, खास करके सिंध में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और कराची शहर जो है वो सख्त नाला था। लेकिन हमने असद उमर साहब से सवाल पूछा कि ये सेंसस 2022 में क्यों मुकम्मल नहीं किया जा रहा ताकि 2023 के इलेक्शन से पहले नई हल्का बंदियाँ या डीलिमिटेशन हो सके, और ये कि 5% ऑडिट क्यों नहीं हो रहा 2017 के सेंसस का ताकि गलतियों की निशानदेही हो। असद उमर साहब का कहना था कि हम इस पर वक्त भी लगेगा और हम इस पर पढ़ नहीं सकते, जो भी गलतियाँ हुई वो उस वक्त की वफाकी हुकूमत जो PMLN की थी
और सूबा सिंध की हुकूमत के दरमियान हुई। हम इस मामले को ठीक करना चाहते हैं। इसी बात को कि ये नया सेंसस कितना मौसर साबित हो सकेगा, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त मुझे एक पैनल ज्वाइन कर रहा है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं 3 की स्टेक होल्डर्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर सिंध के, और मुझे ज्वाइन कर सकेंगे प्रोफेसर डॉक्टर मेहताब अस्करीम, जिनका जिक्र प्रोग्राम के पिछले हिस्से में आपने सुना। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट डेमोग्राफर हैं, IBA के साथ भी हैं और और जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी अमेरिका के साथ भी पढ़ाते हैं, पॉपुलेशन के एक्सपर्ट हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। बात का मैं आगाज़ सबसे पहले सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब से करूंगा। सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बहुत भरपूर स्टैंड था सेंसस 2017 के हवाले से, उसे रद्द करने और नए सेंसस करवाने के हवाले से, लेकिन ये क्या बात हुई कि आपने इस सेंसस को वेलकम कर लिया, जबकि पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल ये कहते हैं कि 5% ऑडिट के बगैर इस नए सेंसस का अप्रूवल जो है ये बेमाना है, बिकॉज गलतियों की निशानदेही के बगैर नए सेंसस का सही नहीं हो सकेगा। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मोहित साहब। देखिए, मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों का क्या मौक़िफ़ और वो कितना सतही है और कितना गहराई है उसमें। मैं तो बुनियादी चंद बातें करूंगा। पहली बात ये कि काबीना ने एक कमेटी बनाई इस मसले के हल के लिए। मसला क्या था कि 2017 की मरदमशुमारी शुरू होने से पहले ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान चली गई सुप्रीम कोर्ट के पास कि जब खाना शुमारी की स्कीम बाहर आई, जो हाउस काउंट होना था वो ही हमें इंतहाई फॉल्टी लगा कि उसमें मुल्क के दीगर शहरों को ज्यादा रिहायशी ब्लॉक्स में तकसीम किया गया था, सूबे सिंध के भी शहरों को ज्यादा रिहायशी ब्लॉक्स में तकसीम किया गया था और कराची शहर के कम रिहायशी ब्लॉक्स उसमें दिखाए गए थे। हमारा माथा उसी वक्त ठनका और हम उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चले गए पिटीशन करने। जब 2017 की मरदमशुमारी हो रही थी, हम उस वक्त भी गाहे बगाहे खतूत लिख के असेंबली में, पार्लियामान में तवज्जो दिलाते रहे हुकूमत की कि ये क्या हो रहा है, इस पर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब 2017 के नताइज आए तो हमने ही नहीं, कराची शहर ने, पूरे शहरी सिंध ने उसको अक्सर मुस्तरद किया कि हम नहीं मानते। ये तो कोई दीवानी की बड़ नजर आती है कि कराची शहर को महज 1.5 करोड़, अगर और अब ही कराची को भी मिला लीजिए तो 1 करोड़ 60 लाख का है। UNDP हो, यूनेस्को हो, दुनिया भर के तमाम इदारे हों, वो कोई नहीं मानता इस बात को। खैर, उसके बाद पार्लियामान में ये मसला आया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की डिमांड ये थी कि आप इसको 10% कम से कम ऑडिट करवाइए रिहायशी ब्लॉक्स का। पार्लियामान ने उसको 5% के ऊपर ले गए। लेकिन अब आपने बगैर ऑडिट के मान लिया नए सेंसस के मंसूबे को। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं अपना रीजन आपको पेश कर रहा हूँ। हमने तहरीक इंसाफ के साथ मुआहिदा किया 3 अगस्त 2018 तो उसमें नुक्ता अव्वल यही रखा कि आप मरदमशुमारी का ऑडिट करवाएंगे। याद रखने की बात है कि मुश्तरका मफादात की काउंसिल ही वो फोरम है कि जो मरदमशुमारी और उसके ऑडिट का फैसला कर सकती है, जहाँ पर MKM पाकिस्तान मौजूद नहीं थी। हम आने वाली हुकूमत से मुआहिदा कर रहे थे, हमने ये नुक्ता अव्वल रखा। 12 उनको याद दहानी कराते रहे, उन्होंने नहीं किया। 2020 में बहरहाल हुकूमत ने एक काबीना की कमेटी बना दी और उसको कहा कि आप टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बुलाएं और ये तय करें कि इसमें क्या गलत है, क्या सही है। उस काबीना की कमेटी ने अपनी चंद सिफारिशात पेश की। जो काबीना में आई वो सिफारिशात ये थी कि पहली ये कि 2017 की मरदमशुमारी को बादिलन खास्ता आप मंजूर करें, बहरहाल उससे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हमारे पास उसके बगैर चारे कार नहीं है। दूसरी ये थी कि नई मरदमशुमारी करवाई जाए। तीसरी ये थी कि नई मरदमशुमारी के लिए जो 10 बरस का कदगन है उसको हटाया जाए। और चौथी ये थी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए ताकि नई मरदमशुमारी तहफ़्फ़ुज़ात ना हो। अब ये मसला जाना था मुश्तरका मफादात की काउंसिल में, जहाँ हमारी नुमाइंदगी नहीं है। जब ये काबीना में आया तो हमने 2017 की मरदमशुमारी को मानने से इनकार किया और उस पर अपने इख्तिलाफी नोट दिया, जिस तरह का इख्तिलाफी नोट अभी वज़ीर आला सिंध ने भी दिया। हमने इख्तिलाफी नोट दिया कि ये नहीं होना चाहिए। ताहम हम इतने ज्यादा रिजिड या सख्तगीर वाकई नहीं हुए थे कि हमारा ऑडिट से क्या मुराद थी। ऑडिट से ये मुराद थी कि जहां गलतियां हुई हैं 2017 में वो सामने आ जाएगी। हमें बखूबी इल्म है कि 2017 का ऑडिट 2021 में अगर आप करने जाएंगे, और इस्लामाबाद के अगर F6 सेक्टर में मिसाल के तौर पर 1 लाख लोग गिने गए थे 2017 में, तो 2021 में वो 1 लाख लोग नहीं निकलेंगे। आप वहां से मवाजना कहां करेंगे? अच्छा, अब जरा रुकिए यहाँ है कि एक नई मरदमशुमारी। अब जरा रुकिए जी, अब जरा रुकिए मुर्तज़ा वहाब साहब। एक इल्जाम ये लग रहा है यहाँ पे, बहुत से लोगों का ख्याल है कि हुकूमत सिंध, चीफ मिनिस्टर सिंध ने जो खत लिखा है अब इस स्टेज पे 5% ऑडिट का, इसका मकसद तो ये है कि आप इस पूरे सेंसस के प्रोसेस को डिले करवाना चाह रहे हैं, इसको लटकाना चाह रहे हैं। अब इस मौके पे ऑडिट हो नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा क्योंकि मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है
और सेंसस के इशू के ऊपर, इस कंट्रोवर्शियल इनएक्यूरेट सेंसस के इशू के ऊपर अगर किसी ने प्रैग्मेटिकली प्रैक्टिकली काम किया और रेजिस्ट किया तो वो सिंध हुकूमत थी, वज़ीर आला सिंध थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। बाकी लोगों ने तो अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया। मैं आपके रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कहना चाहूँगा कि सबसे पहले 2017 13 नवंबर को ये मामला जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के सामने आया, जिसके अंदर वज़ीर आला सिंध मौजूद थे, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने इस सेंसस रिजल्ट को मानने से इनकार किया और फैसला ये हुआ कि 1% इसके सेंसस ब्लॉक्स का ऑडिट किया जाएगा। 24 नवंबर को अगला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होता है, तब फैसला ये होता है कि इसको 1% से बढ़ा के 5% तक बढ़ा दिया जाए। और मार्च 2018 में जो तीसरा इजलास होता है उसके अंदर इन दोनों फैसलों की तायीद की जाती है। उसके बाद नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो जाती है, इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार आ जाते हैं। जैसा मेरे दोस्त फैसल सब्ज़वारी साहब बता रहे थे कि पीटीआई और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का सेंसस के कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट के हवाले से एक अग्रीमेंट होता है, एक मुआहिदा होता है, जिसके अंदर रीइटरेट किया जाता है इस चीज़ को कि इसका थर्ड पार्टी वैलिडेशन ऑडिट होना लाजमी है। और ये एतराज़ात 2 सियासी जमातें रिकॉर्ड पर भी ले आते हैं। अगले 2 साल तक कोई टेंजिबल डिफरेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं लेके आती, कोई ऐसा फैसला नहीं करती इस हवाले से कि इनका थर्ड पार्टी ऑडिट किया जाए ना किया जाए। ये कोई सियासी जमात काम नहीं कर सकती, कोई सूबाई हुकूमत नहीं कर सकती, ये जिम्मेदारी थी वफाकी हुकूमत। ये बहस तो पुरानी हो गई, अब तो अगले सेंसस की बात है। नहीं, मैं जरा थोड़ी सी आपको देखें, अभी फैसल सब्ज़वारी साहब बता रहे थे ना कि काबीना कमेटी ने इस बात को मानते हुए कि ये इस सेंसस के ऊपर हमारे खदशात हैं, रिजर्वेशन है, उसके बावजूद उसको अप्रूव कर दिया। डॉक्टर साहब, मेरी एक बड़ी सिंपल सी सबमिशन है कि जब आपको पता है कि एक चीज़ फॉल्टी है, जब आपको पता है एक चीज़ इनकरेक्ट है, इनएक्यूरेट है, तो आप मुझे बताइए आप उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब आपके 2 सूबों की पॉपुलेशन को अंडरमाइन किया गया। अच्छा, इसी चीज पे प्रोफेसर मेहताब करीम पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट डेमोग्राफर हैं, एक डॉक्टर साहब पॉपुलेशन स्टडीज के एक्सपर्ट हैं, उनका भी व्यू ले लें। प्रोफेसर साहब, ये जो 5% अब ऑडिट की इस स्टेज पे बात हो रही है, क्या इससे जी क्विक डॉक्टर साहब जी, मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाह रहा हूं कि नवंबर 2020 में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फिर इजलास होता है और वहां पर पहली बार पीटीआई की गवर्नमेंट सूबों को बताती है कि हमने एक काबीना की कमेटी तश्कील दी है। एक बार फिर वजीर आला सिंध इसको रेजिस्ट करते हैं और कहते हैं कि थर्ड पार्टी वैलिडेशन होना लाजमी है। असद उमर साहब जो कि वफाकी वजीर मनसूबा बंदी हैं, वो वजीर आला सिंध की इस डिमांड को सपोर्ट करते हैं और उसके बाद मुश्तरका मफादात काउंसिल यूनानिमसली फैसला करती है कि वो जो वफाकी काबीना की कमेटी है वो सूबों से मशावरत करने के बाद, उनके रिजर्वेशंस को सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट को फाइनल करेगी। अब मेरी एक बुनियादी सबमिशन है, क्या किसी सूबे को सुना गया? सूबा सिंध को नहीं सुना गया, बलोचिस्तान को नहीं सुना गया, बलोचिस्तान के अलावा पंजाब को, खैबर पख्तूनख्वा को नहीं सुना गया। तो ये कैसी मंतक है कि वो इंटरेस्ट वजीर आजम की सरबराही में फैसला करती है, वही वफाकी काबीना वजीर आजम की सरबराही में उस फैसले को रद्द कर देती है। जरा व्यू लेने दीजिए, मुझे एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेने दीजिए। प्रोफेसर मेहताब, अब इस स्टेज पे अगर ये 5% ऑडिट का मसला होगा तो सेंसस ही लटक जाएगा, सेंसस हो ही नहीं पाएगा अगले इलेक्शन से पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इस ये पॉलिटिकल इसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मगर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जो मेरे ख्याल में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनको शायद याद हो कि ये 2018 में एक सेनेट के रिकमेंडेशन पे एक कमीशन बनाया गया था जिसको उन्होंने नाम दिया था सेंसस कमीशन, और उसमें उन्होंने 3 प्रोमिनेंट डेमोग्राफर्स जो हैं नॉमिनेट किए थे, और फॉर्चुनेटली आई वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ दैट कमीशन। उस कमीशन का मकसद ये था कि फौरन जल्दी से वो 3 महीने में ऑडिट करा दें 5% की। उसकी 2 मीटिंग हुई, हमने सब कुछ काम किया, काफ़ी तगोदो से काम किया, मगर वो तीसरी मीटिंग के बाद वो पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आपको ज़रूरत नहीं आने की। जी वो पता नहीं क्या हुआ, ये उस वक्त
क्या क्या उसके बीच में किसको इतराज था कि उसको ना किया जाए, उसको ख़त्म कर दिया गया। वो हो सकता था और ये देखें अभी भी हो सकता है ये, मगर अब तो बहुत डिले हो गया है। ये अगर आबादी किसी जगह की बढ़ रही है तो हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कितनी पैदाइश हुई, कितनी मौत हुई और कितने लोग माइग्रेट किए और कितने लोग छोड़ के चले गए, मगर ये इसको हम वापस नहीं जाना चाहते हैं। बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। एक तो मेरी आपने इसका ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि एक ही रिपोर्ट अभी तक बनाई गई है सेंसस 2018 पे 2017 पे जो कि पब्लिश्ड है। और चले ये तो मैं एज ए डेमोग्राफर मैंने लिखी है, और दूसरी रिपोर्ट है जो कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने खुद बनाई है। ये टेक्निकल रिपोर्ट है जिसको उन्होंने एक बड़ी मोटी रिपोर्ट है, कोई 100 पेजेस 200 पेजेस की पब्लिश्ड रिपोर्ट है। इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि सेंसस में क्या क्या खामियां थी, उसको आज तक देखा नहीं गया। बॉटम लाइन ये है कि बहुत सारे आपने मेन आर्गुमेंट किसका, इस रिपोर्ट का इस रिपोर्ट का ये आर्गुमेंट है कि उन्होंने टेक्निकल कमेटी बनाई थी जिसका मैं भी मेंबर था। मैं तो ये चाहता हूं कि अब हुकूमत ने फैसला कर लिया सेंसस कराने का, अब ये 5% ऑडिट के चक्कर में तो सेंसस लटक जाएगा, सेंसस ही नहीं हो पाएगा टाइम पे। नहीं बिल्कुल नहीं, वो उसको आप छोड़ दें क्योंकि इट्स टू लेट। नहीं इट्स टू लेट। मेरा ख्याल में अब इस सेंसस को एक मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि 6 महीने या 18 महीने चाहिए। पूरी दुनिया में जो सेंसस होती है बड़ी तेज़ी से होती है। ये मैं मिनिस्टर साहब को मैंने ख़त लिखा था कल, मैंने जब देखा कि 18 महीने के बाद सेंसस होगी। ये सेंसस हो सकती है अगले साल के मार्च में, अगर सही लोगों को बैठाएं वहाँ, ब्यूरोक्रेट्स को बैठा देते हैं जिनको सेंसस का कुछ पता नहीं है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम डेमोग्राफर्स। अभी एक कमेटी बनाई है प्लानिंग कमीशन ने, उसमें कोई 12 मेंबरान हैं, उसमें सिंध का नुमाइंदा कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है, ज़ीरो। आप देख लें, मैं आपको कमेटी का वो सारे अखबारों में आया है, उसका नोटिफिकेशन हुआ है। अब ये बताएं कि ये सेंसस होगी जब, उसमें अगर सिंध का कोई नुमाइंदा नहीं होगा, और वो एक्सपर्ट्स की कमेटी है, बाय द वे डेमोग्राफर्स की कमेटी है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसका मेंबर नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ खामोखा मैं क्यों पढ़ूँ कंट्रोवर्सी में, मगर उन्होंने कि सिंध को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है। उसमें एक मेंबर पंजाब से, एक केरल से, और एक बात यहां तक पहुंचती है कि इस स्टेज पे अगर 5% ऑडिट का मसला उठेगा, जो कि सिंध हुकूमत उठा भी रही है, तो फिर शायद सेंसस ही लटक जाए। और पहले ही असद उमर साहब ने जो स्केड्यूल रखा है, जो टाइम टेबल रखा है सेंसस का, वो बहुत स्लो है। सेंसस को तो चंद माह में मुकम्मल होना चाहिए, यहां तो सेंसस लटक रहा है 2023 तक, और इसी सेंसस की बेसिस के ऊपर डिलिमिटेशन, हल्का बंदियां होनी बहुत अहम नुकता है। इसमें मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। बात का आगाज़ करते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब से। सेनेटर साहब, आपकी ये बात तो समझ आती है कि इस स्टेज पे आप 5% ऑडिट में अब उलझना नहीं चाहते, क्योंकि उससे मजीद जो है वो डिले हो सकता है, शायद वो मुमकिन ना हो, प्रैक्टिकल ना हो। लेकिन असद उमर जब 2023 की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई ख़तरा आपको महसूस नहीं होता कि ये इतना लेट हो जाएगा कि इसकी बेसिस पे डिलिमिटेशंस नहीं हो सकेंगी अगले आने वाले इलेक्शन से पहले? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये कि हमारी तो यही ख्वाहिश थी कि 5% ऑडिट हो और जल्द अज जल्द हो। अब नहीं हो पाया बदकिस्मती के साथ। वफाक ने सेनेट में और भी जो जवाबात दिए हैं वो हमारे सामने हैं, मैं उसको भी ज़ेर बहस नहीं लेना चाहता। मेरे दोस्त मुर्तज़ा वहाब जिस तरह बता रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध ने शायद वहाँ मुखालिफत की, लेकिन उतनी सूरत के साथ सिंध हुकूमत फरीक नहीं बनी इस मसले पर जितनी सूरत के साथ बनना चाहिए था। हमारे यहाँ तो जुल्म ये भी हुआ कि 1998 की मरदमशुमारी के बाद जब 2009 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मरदमशुमारी शुरू हुई, तो मेरा खदशा ये है क्योंकि शहरी सिंध की जो खाना शुमारी के नताइज आए थे वो इतने स्टार्टलिंग थे कि बहुत सारे लोगों ने तय ये किया कि नहीं, हमें अभी मरदमशुमारी करवानी नहीं चाहिए। 2009 का जवाब नहीं दिया कभी किसी ने कि वो क्यों रोक दी गई, और उसको दोबारा 2016 में प्रोसेस शुरू करके और 2017 में करवाया गया। तीसरी बात ये कि हम तो ये समझते थे और हमने कहा कि आप 2017 पर हतमियत का आप निशान लगाए बगैर नई मरदमशुमारी का ऐलान कराएं। बावजूद इसके कि फिलफौर नई मरदमशुमारी का ऐलान ये बात साबित कर रहा है कि वफाक़ पाकिस्तान और मुश्तरका मफादात की काउंसिल ये समझती है कि 2017 जो थी वो गलत हुई थी। तीसरी बात यह कि मेहताब करीम साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं और हमने इनसे बहुत सीखा है इन चीज़ें पढ़कर।
हमने भी इनका ही नाम तजवीज़ किया था एज ए डेमोग्राफर, लेकिन हमारी मालूमात ये थी कि शायद आप वतन अजीज में इस वक्त तशरीफ नहीं रखते हैं ड्यू टू कोविड, तो शायद वो मुमकिन नहीं हो पाया। मैं आपकी इस बात से 100% एग्री हैं हम भी इस बात पर कि जनाब ये जल्द से जल्द होना चाहिए। जो लोग तबई तौर पर मौजूद हों जिस इलाके में, जहां उनको गिना जाए, भले वो एलियंस हों उनको गिना जाए, क्योंकि वो यहाँ के वसाइल इस्तेमाल करते हैं। अब जरा मुर्तजा वहाब साहब को आने दीजिए, का मसला है। ठीक, पीपल्स पार्टी 2009 क्यों नहीं होने दिया सेंसस 2016-17 तक? 2016-17 में हमारी हुकूमत नहीं थी मोहित पीरजादा साहब। जो फैसल सब्ज़वारी साहब बात कर रहे हैं, मुझे बड़ी हैरत ये होती है कि इस प्रोग्राम के अंदर 3 शुरका हैं और तीनों की तीनों इस बात का इत्तफाक करते हैं कि ये फॉल्टी सेंसस हैं, बट उसके बावजूद वो वफाकी हुकूमत जिसका हिस्सा है मेरे भाई फैसल सब्ज़वारी, वो वफाकी हुकूमत इन फॉल्टी इनकरेक्ट सेंसस को अप्रूव कर देती है। वो जो काबीना कमेटी रेकमेंड करती है सेंसस के हवाले से, उस काबीना कमेटी के अंदर मेरे भाई अमीनुल हक जिनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है, वफाकी वजीर हैं, उस कमेटी का हिस्सा हैं वो। और मुझे अगेन हैरत होती है कि जब वो कमेटी में बैठते हैं तो सेंसस को अप्रूव करते हैं, लेकिन जब वफाकी काबीना में जाते हैं तो सेंसस के ऊपर डिसेंड करते हैं। बुनियादी तौर पर ये केस को मिसहैंडल किया गया और लोगों के जो कन्फ्लिक्टेड इंटरेस्ट थे उसकी वजह से ये चीज़ मुतासिर हुई। सिंध गवर्नमेंट बड़े वाज़े तौर पर कहती है कि सिंध की आबादी को अंडर काउंट किया गया है, हमारे पास वो शवाहिद मौजूद हैं, हमारे पास दस्तावेज़ात मौजूद हैं जिसके बेसिस के ऊपर हम इस चीज़ को साबित कर सकते हैं। मेरी जो गुजारिश है डॉक्टर साहब वो ये है कि ये नहीं हो सकता कि मुश्तरका मफादात काउंसिल वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में फैसला करे कि सूबों की मशावरत के बाद आप सेंसस को फाइनल करें, लेकिन वही इमरान खान साहब जब वफाकी काबीना के इजलास की सरबराही करते हैं तो वो अली जैदी साहब से, अमीनुल हक साहब से पूछते नहीं है कि क्या आपने सूबों से उन मशावरत की, क्या आपने सूबों से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया, और मशावरत के बगैर वो अपने पहले फैसले को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए उस सेंसस के रिजल्ट को मुर्तजा आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग चाहते हैं कि पहले 5% ऑडिट हो, लेकिन आपने सुना कि बाकी दोनों पार्टिसिपेंट्स का ख्याल है कि इससे अब मामला लटक जाएगा और अब ऑडिट करना मुमकिन भी नहीं। डॉक्टर साहब मैं समझता हूं कि ये जो बार बार वफाकी हुकूमत कह रही है कि सेंसस कराना लाजमी है, सेंसस कराना लाजमी है और ये 2022 में कराने जाएंगे, 2023 के इलेक्शन से पहले एक बार फिर झगड़ा खड़ा होगा। उसूली तौर पर नए हुकूमत के टेन्योर के आने के फौरन बाद इनको ये फैसला कर लेना चाहिए था। आप मुझे बताइए 2022 में जब ये सेंसस स्टार्ट करेंगे और अगर फिर किसी सियासी जमात की या किसी शहर की, किसी सूबे की इस तरह की रिजर्वेशन आएंगी तो आप फिर इल्तवा का शिकार कर देंगे इसको। मैं बुनियादी तौर पर समझता हूं कि पीटीआई की हुकूमत ने एक बहुत बड़ा मजाक किया है अपने इत्तेहादियों के साथ, जिसके अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जीडीए शामिल है। बहुत बड़ा मजाक किया है सूबा सिंध और बलूचिस्तान की आवाम के साथ इस सेंसस को अप्रूव करके इस प्रेमिस के ऊपर कि हम नए सेंसस कराने जा रहे हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि सेंसस 2023 के इलेक्शन से पहले फिर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे और इन्हीं हल्का बंदियों के बेसिस के ऊपर ये 2023 का इलेक्शन कराने जाएंगे, जिसका मैं समझता हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी नुकसान होगा। प्रोफेसर मेहताब, आपको भी यही शक है, यही खदशा है, आपका भी यही फियर है? प्रोफेसर मेहताब करीम, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल मुर्तज़ा वहाब साहब से एग्री करता हूं कि अगर इन्होंने टाला सेंसस 2023 तक, ये देखें ये मार्च अप्रैल से पहले नहीं हो सकेगा, हो सकता है रमज़ान के बाद हो 2023 में। 6 माह लग जाएंगे इनको कंपाइल करने में जब रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट और ये मुमकिन नहीं होगा कि 2023 के इलेक्शन के पहले ये सेंसस रिजल्ट्स आ जाएं। और मैंने जैसे पहले अर्ज किया है, आप देखें मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर चुका हूं, बहुत सारे ममालिक में मैंने सेंसस खुद देखी है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और वहाँ पाकिस्तान में 1981 का सेंसस, 1998 का सेंसस 15 दिनों में मुकम्मल हुआ था। इन्होंने पिछले दफ़ा 3 महीने में मुकम्मल किया। ये क्यों इतना टाइम लेना चाहते हैं? मेरे ख्याल में ये असद उमर साहब को जो कमेटी उन्होंने बनाई है प्लानिंग कमीशन में, उसमें मैं एक अर्ज कर दूं, उस कमेटी में आप जी हो सकता है कि 10 डेमोग्राफर्स उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं, मगर उसमें से किसी ने भी एक, मैंने असद उमर साहब को आपका कहा था, वो कह रहे हैं कि प्रोफेसर मेहताब हमें बता दें, मैं उनको मिलूंगा, प्रोफेसर मेहताब करीम बता दें अगर कोई तरीका है जल्दी करवाने का तो हम करवा दें।
बिल्कुल बिल्कुल, आप दुनिया में कहीं देख लें, आप किसी से पूछ लें, आप किताबें पढ़ लें, अगर किसी को शौक नहीं है किताबें पढ़ने का तो मैंने ब्रीफ बना के दे दूंगा कि दुनिया के पिछले सेंसस हुए हैं, कितने अरसे में हुए हैं। और ये देखें, अगर अभी से शुरू कर दें एक्सरसाइज जुलाई अगस्त से, तो ये सारा सब कुछ मामला तय हो सकता है। ये मार्च 2022 में ये सेंसस हो सकती है। अगर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, दैट्स व्हाट आई से। एंड प्लीज डोंट डिले इट, बिकॉज पिछली दफा हमने 28 बिलियन रुपीस खर्च किया सेंसस ने, उसने अभी तक ऑडिट नहीं हुई है। ये वेस्टेज है पैसे के, इससे बेहतर है कि सेंसस ना कराएं। देखिए, कंट्रोवर्सी करेंगे, लेबनान में 1936 के बाद सेंसस नहीं हुई क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हो गया, आज तक सेंसस नहीं हुई है। नाइजीरिया में ये होता है, कितने मुसलमान हैं कितने क्रिश्चियंस हैं। जब तक कि आप एक ऐसे ग्रुप को जो कि कंट्रोवर्शियल नहीं है, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, आप उनके हाथ में सेंसस नहीं देंगे, इसी तरह कंट्रोवर्सीज होती रहेंगी। आप खामखा, I sympathize with all the political parties, whoever is in power and who is not. Senator Faisal Sabzwari I'm a neutral person, but I think it would be wastage of money. जी सेनेटर साहब, सेनेटर फैसल। जी मैं अर्ज करूं, बिल्कुल अब हमें ये खतरा है, और यही वजह है कि जब ये हफीज शेख साहब भी हमारे पास सामने आए थे असद उमर साहब के साथ, तो हमने उनको याद दहानी कराई कि नई सेंसस की है, आप रकम मख्तस कीजिए आने वाले बजट में, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने कहा है कि हम करने जा रहे हैं। इसके माने ये हैं कौन से बजट में, कि जो 2021 और 22 का होगा। इसके माने ये हैं कि 2021 में आपको तैयारी शुरू कर देनी है, जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनके साथ, जो टेक्नोलॉजी का वसूल किया जाए, क्योंकि आने वाली सेंसस भी अगर 2017 की तरह गिनी गई या 2009 के तरीके से सिर्फ हाउस काउंट देख के किसी के हाथ पांव फूल गए और उस हुकूमत ने सेंसस करवाई ही नहीं, तो फिर 2022 की सेंसस का भी कोई फायदा नहीं होगा। इसके नताइज भी 2022 में आ जाने चाहिए ताकि हल्काबंदियां दुरुस्त हो, हल्काबंदियों की उन हल्काबंदियों की बुनियाद के ऊपर 2023 के इंतखाबात हों। जी मुर्तजा, क्विकली, वेरी क्विकली, बिल्कुल खत्म है वक्त साहब। द अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट इज कि फैसल सब्जवारी साहब और डॉक्टर साहब इस बात को मान रहे हैं कि पिछले जो सेंसस 2017 के उस पर रिजर्वेशंस हैं, रिजर्वेशंस के बावजूद उनको अप्रूव किया गया इस ग्राउंड पे कि हम नए सेंसस करा लेंगे 23 के इलेक्शन से पहले। यहाँ पर शुरा फिर कह रहे हैं कि 2023 से पहले सेंसस होने में खदशात नजर आ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि एज अ सिटीजन क्या मैं दुरुस्त नहीं हुए कहते हुए कि पीटीआई, इमरान खान साहब और असद उमर हैव पुल्ड अ फास्ट वन ऑन द पीपल ऑफ सिंध एंड द पीपल ऑफ बलूचिस्तान? बड़ा बुनियादी सवाल है। उनके अपने इत्तेहादी अपने रिजर्वेशन दे रहे हैं। वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। वक्त हमारा वक्त हमारा बिल्कुल खत्म है। ये बहस आपने देखी, नया सेंसस जो है वो बहुत ही खुशाइन फैसला है हुकूमत का, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, लेकिन खदशात हैं और सेंसस बड़ा अहम है। इस सेंसस की बुनियाद के ऊपर डिलिमिटेशन, हल्का बंदियां होनी है। कराची शहर के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है क्योंकि वहाँ के वसाइल, वहाँ के ज़राए, वहाँ की डेवलपमेंट, सबका ताल्लुक इस सेंसस पे है। तो ये सेंसस किस तरह से नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सियासी सवाल है पाकिस्तान का। इस पर हमने आज थोड़ी सी रोशनी डाली, इस पर बहुत बहस करने की ज़रूरत है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।